Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today we will discuss the next topics of information system, that is initial investigation. This is the first topic that we will discuss, and the second topic is determining the users information requirement. ठीक है कि पहले हमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है या उससे क्या हमें मिलता है, और दूसरा हम देखेंगे कि हमने यूज़र की इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या इन्फॉर्मेशन चाहता है. Let's start with the initial investigation first. अब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. जो आप जब भी आप अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हो, तो दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि आपको पहले इनिशियली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है. तो depending upon the result of initial investigation you will move further to the feasibility analysis or design phase. तो जो इसकी आउटपुट आएगी उसके बेसिस पे ही जो है आप अगले स्टेप्स यानी कि फिजिबिलिटी एनालिसिस या डिज़ाइन या सिस्टम एनालिसिस पे जो है आप जाते हो. तो इसमें क्या करते हो आप, यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट वेरियस फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स. आप कई तरह की फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते हो ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि यूज़र की करंट प्रॉब्लम क्या है. व्हाट यूज़र हैज़ अ करंट प्रॉब्लम, उसकी करंट प्रॉब्लम क्या है, और उस करंट प्रॉब्लम के बेस पे उसकी जो कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से जो आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे उसके लिए उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. ठीक है, मतलब करंट प्रॉब्लम क्या है और यूज़र की नीड क्या है फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर की हेल्प से वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सपेक्ट करता है. तो आप मेनली इस चीज़ को जो है आइडेंटिफाई करते हो. ठीक है, तो जो भी इसकी आउटपुट आएगी बेस्ड ऑन दैट यू विल परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स, दैट इज़ एनालिसिस फेज, डिज़ाइन फेज, एंड देन आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, तो सबसे पहले आप इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ही करते हो. अब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी होती हैं, या आपको इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या क्या पता होना चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, यूज़र को प्रॉब्लम क्या है, बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, या आप कह सकते हो आइडेंटिफिकेशन, कि आपको प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या है, किन यूज़र्स को है. ठीक है, कौन से यूज़र्स को है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द यूज़र्स कि किस यूज़र को प्रॉब्लम है. क्योंकि हमने क्या बात की थी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पे अलग अलग लेवल के यूज़र्स हो सकते हैं. कुछ मैनेजमेंट लेवल के होंगे, कुछ अपर मैनेजमेंट के होंगे, कुछ क्लरिकल लेवल के होंगे, कुछ उससे भी लोएस्ट लेवल के होंगे. तो किस यूज़र को प्रॉब्लम है वो आपको पता होना चाहिए. तीसरा, व्हाट दे नीड, उनको क्या चाहिए, वो उनको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, व्हाट दे नीड इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉब्लम सॉल्व, कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके लिए उन्हें चाहिए क्या, मतलब उनको किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए. ठीक है, देन जो भी आप सोल्यूशन दोगे उनकी लिमिटेशंस, जो आप सोल्यूशन देते हो वो कभी भी पूरा नहीं होता. हर सोल्यूशन में कुछ ना कुछ फर्दर प्रॉब्लम होती है, उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं. तो आप लिमिटेशंस ऑफ सोल्यूशन को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दोगे कि अगर ये इसकी प्रॉब्लम है और इसको ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन में से भी ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है आप दे सकते हो, ये वाली इन्फॉर्मेशन आप इनको प्रोवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, तो आप लिमिटेशंस भी आइडेंटिफाई कर लेते हो. देन यू प्रपोज 2 और मोर सोल्यूशन, आपको एक या एक से ज़्यादा जो सोल्यूशंस है वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो. देन ये हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि यू हैव टू चूज़ द बेस्ट वे, आप बेस्ट वे जो है वो चूज़ कर लोगे कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है वो कौन सा है इनमें से. ठीक है, देन यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ डेटा, कि आपको डेटा मिलेगा कहाँ से और आपने डाटा को सेव कहाँ करना है. तो आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों ही पता होने चाहिए. अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे आप ER डायग्राम्स भी बना लेते हो. ER डायग्राम्स होती हैं एंटिटी रिलेशनशिप, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स. तो आप ये वाली डायग्राम्स जो है बना लेते हो. इसमें कुछ इस तरह का होता है कि ये आपका जैसे स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट आपकी एंटिटी है, तो इसके नेम होगा, रोल नंबर होगा, रिज़ल्ट होगा.
तो यहाँ पे रोल नंबर आ गया, यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे मार्क्स आ गए। तो इस तरह जो है ये स्टूडेंट का रिलेशन किसके साथ है, टीचर के साथ है। तो टीचर का अपनी टीचर आईडी होगी एक, ठीक है, उसने इसको मार्क्स देने हैं, तो ये इसका कोई एक अपना सब्जेक्ट होगा। तो इस तरह जो है ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है कि आपकी ये एंटिटी है, ये दूसरे के साथ रिलेटेड है, इसके क्या अलग अलग जो फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी आती हैं। और लास्ट में यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपके प्रोजेक्ट का। ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट शुड बी क्लियर, कि यहाँ तक आपको अपना प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ही, तभी आप आगे चलोगे। तो हमने क्या क्या देखना है कि आपको पहले प्रॉब्लम की बैकग्राउंड पता होनी चाहिए, आपको यूजर्स पता होने चाहिए जिनको प्रॉब्लम है, उनको क्या चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो आप सोल्यूशन दोगे, जो वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, क्या आपका सोल्यूशन वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है या कुछ नहीं दे पाएगा। तो आपको लिमिटेशंस आइडेंटिफाई करनी है। आप एक या दो सोल्यूशंस उनको बताओगे और उनमें से आप बेस्ट चूज़ कर लोगे। उसके बाद आपको ये पता नहीं चाहिए कि आपको डेटा कहाँ से मिलेगा और आपने कहाँ पे सेव करना है। देन इफ़ पॉसिबल यहाँ पे आप ER डायग्राम्स की हेल्प से भी जो है अपना एक थोड़ा सा मॉडल बना सकते हो कि किस तरह आप डाटा रिसीव करोगे, कौन कौन सा डाटा रिसीव करोगे। उसके बाद लास्ट में आपको इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लास्ट में ये पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे हमें यूज़र का ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हमने क्या बनाना है। आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन करने के टाइम आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या करने वाले हो, ठीक है। देन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ यूज़र इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, के यूज़र की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्या है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। तो दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट आई वुड से, कि आपको किसी की रिक्वायरमेंट जो डिटरमाइन करनी होती है ये सबसे मुश्किल काम होता है, ठीक है, क्योंकि जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो शेयर्ड होती है एक तो सभी की आपस में। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके बीच में और यूज़र के बीच में प्रॉपरली शेयर होगी अगर, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपने क्या बनाना है और उसको पता चल जाएगा कि आप क्या बना रहे हो। मतलब अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह बता पाएगा तभी आप बना पाओगे। तो इट मीन्स शेयरिंग यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है दैट शुड बी कंप्लीट। ऐसा नहीं हो कि वो कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो बता पाए, कुछ रिक्वायरमेंट वो बता ही ना पाए, और जो कुछ भी बताए दैट शुड बी एक्यूरेट, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं या आप इन तीनों फीचर्स को अचीव कर पाते हो तभी जो आपकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफ़िल हो पाएगी आपके यूज़र की, ठीक है। तो अगर यूज़र आपके साथ हर चीज़ शेयर करता है, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देता है और एक्यूरेटली देता है, तभी आपका जो सिस्टम जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वो आपका इम्प्लीमेंट हो पाएगा, ठीक है। और ये काम जो है सबसे मुश्किल माना जाता है, ठीक है, बिकॉज द यूज़र अप्रोच क्या होती है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें यूज़र से पूछना पड़ता है कि करंटली आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और आप क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हो, और इसी के बेस पे जो इन्फॉर्मेशन वो चाहता है और जो उसके पास अभी है, ठीक है, उसी के बेस पे हमारा एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसके बेसिस पे जो है हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करना या सिस्टम को क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो जब हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ठीक है। क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले डिफ़िकल्ट आती है कि हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो चेंज करना पड़ता है, चेंज रिक्वायरमेंट्स। अब यूज़र ने तो आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो बता दी, अब उसको जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो बतानी भी नहीं आती, क्योंकि आपने जो रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट उसकी करनी है दैट यू विल बी गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। मान लो उसने मेरे को बोल दिया कि मुझे ऐसी ऐसी रिपोर्ट चाहिए, तो अब आप बोलोगे कि इस रिपोर्ट को हम इस ढंग से नहीं प्रोवाइड कर सकते, हमें इसमें ये मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, तब हम इस रिपोर्ट को जो है आपको शो करवा सकते हैं। वो मुझे कहता है कि मुझे टीचर वाइज रिपोर्ट चाहिए, स्टूडेंट वाइज भी चाहिए, सबके वाइज चाहिए और एक ही पेज पे चाहिए, तो आप उसको बताओगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, तो मतलब आपको उसकी रिक्वायरमेंट को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये आती है। दूसरा, अगर आपका एक्सपीरियंस्ड यूज़र नहीं है, अनएक्सपीरियंस्ड यूज़र है, तो उसको तो अपनी प्रॉब्लम जो है वो बतानी आएगी ही नहीं, ठीक है। वहाँ से रिक्वायरमेंट लेनी तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तीसरा,
जो आपकी यूज़र इन्वॉल्वमेंट है वो पूरी आपको मिलनी जो है मुश्किल हो जाती है। यूज़र इन्वॉल्वमेंट, जो आप पूरी यूज़र इन्वॉल्वमेंट उससे एक्सपेक्ट करते हो, वो आपको जो मिलनी है वो मुश्किल हो जाती है। यूज़र इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है कि आप यूज़र से बातचीत करना चाहते हो तो वो आपको कोऑपरेट करे। तो कई बार क्या होता है कि यूज़र जो है आपके साथ पूरा इन्वॉल्व हो ही नहीं पाता, वो आपको फुल कोऑपरेशन जो है बहुत कम देता है। ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन। पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है। पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन का मतलब क्या है? अब जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो, आप देख रहे हो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या चाहिए कि मुझे ये बताओ कि आपको आप इनपुट क्या दोगे और हम आपको आउटपुट क्या प्रोवाइड करेंगे। और जो यूज़र है उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। वो सीधा बोलेगा कि हमारे पास, जैसे कॉलेज एग्जांपल लेते हैं, तो वो बोलेगा कि मुझे डेली रिपोर्ट में पता होना चाहिए कि कितने बच्चे जो हैं उनका एडमिशन हो गया, कितने SCBC थे, कितने उन्होंने फ़ीस दी, टोटल उसका क्या आया। तो वो सिर्फ इतनी बात बोलेगा आपको। ठीक है। तो आप बोलोगे उसको कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने बच्चे आए, वो कहाँ पे आते हैं, डाटा किस तरह वो आपको प्रोवाइड करते हैं, वो डिटेल में वो भी नहीं बात करेगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि आपको पता ही होगा। जबकि एक्चुअल में क्या है कि उसको ये बोलना चाहिए कि हम जो है आपको प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंगली हम उसकी इन्फॉर्मेशन भरते हैं, उसके बाद हम उसको रिसिप्ट एक ऑफलाइन काट के देते हैं। उस रिसिप्ट को आप एज ए इनपुट कंसीडर कर सकते हो, उस प्रोस्पेक्टस को आप एज ए इनपुट कंसीडर कर सकते हो, और उसके बेस पे आप आउटपुट मुझे दे सकते हो। बट वो इतनी डिटेल में बात करेगा नहीं, और आपको ये लगेगा कि ये जो है मुझे अच्छे ढंग से बता नहीं रहा, क्योंकि आपका पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन आपका और उसमें जो है वो डिफरेंट है। ठीक है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो कितने टाइप्स की मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली आपको मिलती है किचन सिंक के फॉर्म में। ये होता है जब आपका अनएक्सपीरियंस्ड यूज़र होगा, जब आपका यूज़र जो है अनएक्सपीरियंस्ड होगा, जिससे आप इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो वो आपको किचन सिंक की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देगा। किचन सिंक का मतलब क्या है? अब आपकी किचन में सिंक लगा होता है जहाँ पे आप जो है बर्तन मांजते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी सिंक लगा है, जो भी बर्तन उठाया वहाँ पे जाके फेंक दिया। ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही होता है घरों में कि आपका सिंक लगा हुआ है, आपने खाना खाया है, जहाँ आपके पास कोई जूठा बर्तन है आप वहाँ पे जाके रख दोगे। सारे बंदे उसमें रखते रहते हैं। ठीक है। और जिसने बर्तन साफ़ करने होते हैं वो फिर अकेला अकेला बर्तन उठाता है, उसको साफ़ करता है। मीन्स इसी तरह आपका जो यूज़र है वो क्या करता है, उसको जो कुछ भी पता है, ठीक है, उसको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि वो मांगना क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो क्या बोलेगा, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर फेंक देगा। मतलब सिंक की तरह जो कुछ उसको पता है वो सब कुछ आपकी तरफ फेंक देगा कि मुझे ये वाला इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, ऐसी चाहिए, सब कुछ वो बता देगा, पर उसको खुद को क्लियर नहीं है कि वो चाहता क्या है। ठीक है। ये काम करता है आपका किचन सिंक अनएक्सपीरियंस्ड यूज़र। जो सेकंड यूज़र है वो आपको बोलेगा स्मोक स्ट्रेटजी, वो जो है अपनाएगा, जो हम लोग भी नॉर्मली करते हैं स्ट्रेटजी। ये आपका करता है एक्सपीरियंस्ड यूज़र। अब ये क्या करेगा, ये आपको जो है जानबूझ के 4-5 रिक्वायरमेंट बता देगा, पर उसको एक्चुअल में सिर्फ 1 या 2 रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है। वो क्या करेगा, 4-5 रिक्वायरमेंट आपके तरफ फेंक देगा। आप बोलोगे ठीक है हम ये अब वो जो रिक्वायरमेंट बताएगा वो सही बताएगा आपको कि 5 जो है वो मतलब आप उनको पूरा कर सकते हो। पर आप बोलोगे कि हाँ ठीक है हम इसको कर देंगे, हमें इतने इसके आपके पैसे लगेंगे। फिर वो बोलेगा अच्छा ऐसा करो, आप ये इन्फॉर्मेशन हटा दो, मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो लास्ट में वो क्या करेगा, वो उसको एक्चुअल में सिर्फ 2 चाहिए, पर वो स्टार्टिंग में आपसे 5 रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो है आपसे काम करवाएगा। इट मीन्स वो क्या करता है, वो आपसे बार्गेनिंग करता है। आपको पहले ज़्यादा बता देगा बढ़ा चढ़ा के, उसके बाद उसको कम करता जाएगा रिक्वायरमेंट्स को, ताकि आपका रेट जो है वो आपसे वो बार्गेन कर सके, आपके रेट को जो है कम ज़्यादा वो कर सके। ठीक है। अब जो तीसरी स्ट्रेटजी जो यूज़ करते हैं यूज़र वो होती है सेम थिंग स्ट्रेटजी। जो सेम थिंग स्ट्रेटजी है ये सबसे मुश्किल स्ट्रेटजी होती है। अब इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि यूज़र को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, ये भी अनएक्सपीरियंस्ड है, या आप यहाँ पे कह सकते हो कि यूज़र जो है वो लेज़ी है। लेज़ी का मतलब क्या है, यूज़र बोलेगा भैया ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मुझे इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं ये मैं बनाता हूँ, मुझे जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में है मुझे ये सही सेम का सेम मुझे कंप्यूटर में बना के दे दो। तो वो हो जाता है सेम थिंग। इसको बोलता है ये, वो कुछ ऐसा बोलेगा, गिव मी द सेम थिंग बट इन अ बेटर फॉर्मेट थ्रू द कंप्यूटर, कि जो कुछ मेरे पास है मुझे ये चीज़ें आप कंप्यूटर के थ्रू आप यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, पर एक अच्छे ढंग से करो। तो इसे हम बोलते हैं सेम थिंग स्ट्रेटजी। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है।
अब जब आप इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे गैदर करते हो तो उस टाइम, ये तो हमने वैसे बेसिक सी डिफ़िकल्टीज आइडेंटिफाई की थी कि बेसिक डिफ़िकल्टी क्या होती है। अब अगर आपका यूज़र आपके साथ इन्वॉल्व हो गया, वो पर्टिकुलर इन किसी स्ट्रैटेजीज़ में से जब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो आपको पता चल जाएगा ये किचन सिंक फॉलो कर रहा है, मेरे को सब कुछ बताई जा रहा है, इसको खुद को नहीं पता ये क्या चाहता है। अगर उसने पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स बता दी और बाद में उसको रिड्यूस कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्मोक स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है। अगर उसने ये बोला कि जो मेरे पास ऑलरेडी है इसको सेम आप बना के दे दो कंप्यूटर में, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सेम थिंग स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। अब जब आप उससे इंटरेक्ट करो तब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले आती है इंफॉर्मेशन, ह्यूमन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, ठीक है, IP लिख रहा हूँ मैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो यूज़र है उसकी दो तरह की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसको ये नहीं पता होता कि कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो अनइम्पॉर्टेंट है। अब वो क्या करता है, जो उसके अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है उसको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में खुद सेव करके रख लेता है। जैसे मुझे लगता है कि कोई मेरी चीज़ इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको याद रखता हूँ हमेशा, बट जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल देता हूँ, यानी कि मैं उसको याद नहीं रखता। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट ना हो। तो इसी तरह यूज़र सोच सकता है, तो हो सकता है वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बताए ही ना जो उसे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उसलिए आपको उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपको क्वेश्चंस रेज करके आपको उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों में से जो है इन्फॉर्मेशन वो आपको निकलवानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम आती है वो होती है बायस्ड। अब बायस्ड का मतलब क्या होता है कि आप एक चीज़ का पलड़ा भारी है एक का नहीं है, उसे हम बोलते हैं बायस्ड, ठीक है। कि आप एक साइड ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे हो या आप एक साइड ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, दूसरी साइड आप ध्यान नहीं दे रहे, तो उसे हम बोलते हैं बायस्ड। तो यहाँ पे अभी बायस्ड का मतलब क्या है, मान लीजिए अभी हमारे कॉलेज में अगर कोई सॉफ्टवेयर आप बोलो कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना के देता हूँ, तो हम वो आपको क्या बोलेंगे, अभी रिसेंटली हम क्या बोलेंगे, मुझे भैया ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे मेरा एडमिशन प्रोसेस ठीक चले। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मेरा एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है वो ठीक चले, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि फ़िलहाल एडमिशन प्रोसेस ठीक चलना चाहिए। अभी ये बायस्ड क्यों हैं, हम ये बायस्ड हैं, हम पूरे सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस चीज़ की बात कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो हमें करंटली आ रही है। तो अभी हमारा करंटली ध्यान किस पे, एडमिशन्स पे। तो हम बोलेंगे कि हमें कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर बना के दो जिससे आपका एडमिशन प्रोसेस जो है स्मूथ लाइन हो जाए। तो वो बोलेगा एग्जामिनेशन के बारे में, तो हम बोलेंगे वो बाद में देखी जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है, वो बायस्ड नेचर है। तो आप बायस्ड हो जाते हो किसी एक फंक्शन के लिए, दूसरे फंक्शन के लिए आप बायस्ड नहीं होते, मतलब एक पे आप ज़्यादा ध्यान देते हो दूसरे पे आप नहीं ध्यान देते। तो इसी तरह यूज़र आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा। तीसरी आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। अब हर बंदा क्या चाहता है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए या जो बंदा आपको इन्फॉर्मेशन देगा, आप भी एक्सपेक्ट ये करोगे मुझे सिंपल से सिंपल ढंग में वो आप अपनी रिक्वायरमेंट बताए, और जो बताने की कोशिश करेगा बंदा, अगर वो भी नॉर्मली ये कोशिश करता है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, बट उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि वो इन्फॉर्मेशन को इतने सिंपल ढंग से बता देगा कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे आप उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ ना कर पाओ। मींस आपका जो अभी हम क्या बात करते हैं कि आपकी मैनेजमेंट भी होती है, आपका यूज़र भी होता है, अपर लेवल जो मैनेजमेंट भी होती है हमारे पास, ठीक है, अपर लेवल मैनेजमेंट भी होती है। तो अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो वो रिक्वायरमेंट दे रहा है, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप ऑर्गेनाइजेशनल और यूज़र्स के इशू सभी को हैंडल कर रहे हो या अकेले यूज़र्स के ही इशू को हैंडल कर रहे हो। मींस यूज़र ने अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करवा ली, बट जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएगी यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि ये जो हमें रिक्वायरमेंट दे रहा है वो हमें इस ढंग से दे कि उसमें मैनेजमेंट का क्या रोल है वो भी हमें पता होना चाहिए, यानी कि हम उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकें और इनकी प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अब आपको क्या है कि जब आपने यहाँ से, अब आप शुरू से देख लीजिए कि जब आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट आपने यूज़र से इकट्ठी करनी है तो पहले तो जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होनी चाहिए, दोनों के बीच में कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं कि जो वो इन्फॉर्मेशन बताता है, रिक्वायरमेंट बताता है, हमें उनमें भी चेंजेस करनी पड़ती हैं। दूसरा, अगर यूज़र एक्सपीरियंसड नहीं है तो उसको जो है अपना प्रॉब्लम बतानी आती नहीं।
तीसरा, यूज़र पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होता। तीसरा, पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन, हम सिर्फ देखते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बेस पे, वो हमें बताता रहता है नॉर्मल बेसिस के बेस पे। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें 3 तरह की वो प्रोवाइड करेगा, वो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करता है, उसे नहीं पता पर साइकोलॉजिकली वो 3 स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग ही आपको इन्फॉर्मेशन देता है। या तो वो किचन सिंक जो कुछ उसे पता है सब कुछ बता देगा। स्मोक स्ट्रैटेजी, वो बताएगा आपको ज़्यादा जानबूझ के ताकि वो बार्गेनिंग कर सके और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम करता जाएगा। तीसरा तरीका, जो वो बोलेगा कि जो मेरे पास है ऑलरेडी इसे आप कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दो कुछ अच्छे ढंग से, तो वो हो गया सेम थिंग स्ट्रैटेजी। अब जब इन्फॉर्मेशन आप यूज़र से ले रहे हो तब भी आपको 3 प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में अलग अलग इन्फॉर्मेशन सेव करके रखता है और उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है उसको वो लॉन्ग टर्म में रखेगा, जो अनइम्पॉर्टेंट वो शॉर्ट टर्म में रखेगा। पर आपको उसकी दोनों मेमोरीज़ में जाना पड़ता है क्वेश्चन रेज करके, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। दूसरा, बायस्ड हो जाता है वो, जो उसको रीसेंसी इफेक्ट, यहाँ पे एक वर्ड आता है रीसेंसी इफेक्ट, रीसेंसी इफेक्ट, यहाँ पे एक वर्ड आता है रीसेंसी इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो रिसेंटली उसको प्रॉब्लम आ रही है वो उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, जो उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी उसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तीसरा, वो आपको रिक्वायरमेंट इतनी सिंपल ढंग से बता देता है कि वो अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करवा लेगा बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल की या मैनेजमेंट लेवल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो ये था कि आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करने के टाइम आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या आप कैसे करते हो, आपको मतलब आप कौन कौन सी वो स्ट्रेटजीज फॉलो करता है। अब हमें आएगा कि हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा कैसे करना है। ठीक है, हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कैसे करोगे, तो उसके जो है वो 3 तरीके हैं हमारे पास। पहला है आस्किंग, कि हम उनसे पूछ सकते हैं, तो पूछने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला क्या है, क्वेश्चनियर। ठीक है, क्वेश्चंस यानी कि इंटरव्यू। तो आप क्या करोगे, उनको इंटरव्यू ले लोगे, उनसे ओपन एंडेड के जो भी वो आंसर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ओपन एंडेड या क्लोज्ड एंडेड। आप 2 तरह के उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्लोज्ड एंडेड में क्या होता है कि आपके पास आंसर्स ऑलरेडी हैं, जैसे आप MCQ मान लो कि उसमें पहले आंसर दे रखे हैं, आपने सिर्फ टिक करना होता है कि इसमें से कौन सा सही है, तो इसके बेसिस पे आप जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। दूसरा होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये हम करते हैं जब हमें आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आंसर्स लेने होते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब मैंने को क्वेश्चन रेज़ कर दिया कि ये कुछ प्रॉब्लम है, 10 बंदे बिठा लिए, हर एक को बोल दिया कि इसको आपने सॉल्व करना है, अपना अपना तरीका बताओ। अब हर एक का तरीका अपना अपना ही होगा उसको सॉल्व करने का, और कुछ का हो सकता है कुछ नया ही वो ईजाद कर दें कि आप इसको भी नॉन कन्वेंशनल कोई तरीका बता दें कि इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हम तब करते हैं जब हमने अनकन्वेंशनल जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजीज़, उससे अलावा कुछ नई हमें स्ट्रैटेजी निकालनी है तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। मतलब हम यूज़र को बोल देंगे कि भैया ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ही बताओ कैसे सॉल्व करनी है, तो वो खुद ही बता देगा अलग अलग तरीके से। तीसरा होता है ग्रुप कॉन्सेंस। ग्रुप कॉन्सेंस में क्या होता है कि आपने एक बार क्वेश्चन दे दिया, वो कुछ आंसर टिक कर देंगे, उसका आप एनालिसिस करके बस देख लोगे कि इसने ये वाले क्वेश्चन का आंसर ऐसा दिया, मैक्सिमम के ये आंसर आए हैं, तो उस एनालिसिस के बेस पे आप एक और क्वेश्चनर बना लोगे। ठीक है, तो आप बार बार क्वेश्चनर देते जाओगे, वो उसका एनालिसिस करते जाओगे, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चनर को जो है एडिट करते जाओगे। ये तब तक आप करते जाओगे जब तक कि आपको पूरी तरह रिक्वायरमेंट्स जो मिल नहीं जाती। जैसे मैंने पहले बच्चों को बोल दिया कि आप ये भर दो कि आपका जो है टीचर को आप कितनी रेटिंग देते हो और वो पढ़ाता कैसा है, तो उसमें मान लो कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, रेटिंग वो कम दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि पढ़ाता वो ज़्यादा बढ़िया है, और सिलेबस वो कम कवर करा रहा है और पढ़ाता ज़्यादा बढ़िया, तो वो आपस में कन्फ्लिक्शन है। तो उसके बेसिस में क्वेश्चन चेंज कर दूँगा। ठीक है, उसके जो अगले क्वेश्चन के आंसर आएंगे उसके बेसिस पे मैं अगला क्वेश्चन चेंज कर दूँगा। तो इस तरह आप एक ग्रुप के ऊपर काम करते हो और आप इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर लेते हो। दूसरा तरीका होता है कि आप जो है एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से आप जो है इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करते हो, यानी कि आपके पास ऑलरेडी एक सिस्टम वहाँ पे थोड़ा सा बना हुआ है, आप वहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे। तो सबसे पहले आपकी अप्रोच होती है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में क्या है, आप सिर्फ यूज़र के साथ इन्वॉल्व होते हैं। मतलब आप यूज़र को क्वेश्चन पूछोगे कि आपकी क्या अभी आप इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ कर रहे हो, आपको इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, और आप उनके साथ रिपोर्ट्स उनकी डिस्कस करोगे। तो नॉर्मली आप इसमें कोशिश क्या करते हो, आप एग्जिस्टिंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को ही इम्प्रूव करते हो। मतलब जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप इम्प्रूव करने की सिर्फ कोशिश करते हो। ठीक है, तो ये हो गया डाटा एनालिसिस। दूसरा होता है डिसीजन एनालिसिस।
डिसीजन एनालिसिस में क्या है, ये मोर ओवर थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है। इसमें क्या करते हो आप अपने मेथड को या उनका जो भी एक सिस्टम है उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो। पहले में तो क्या था, हम सिर्फ यूज़र से बातें कर रहे हैं, यूज़र से रिपोर्ट्स ले रहे हैं, उनका फ्लो ऑलरेडी जो चलता है उसको समझते हैं और उसी को में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। डिसीजन एनालिसिस में क्या है कि हम उसको सब पार्ट में तोड़ते हैं और हम अकेले इशू पे जो है अच्छी तरह उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको क्रिटिकली उसमें ध्यान देते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे इन्फॉर्मेशन आती है, कैसे जाती है, तो वो सारी चीज़ें हम जो हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो डिसीजन लिए जाते हैं उसका जो है ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, मतलब इसमें पॉलिसीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव वगैरह सारा कुछ जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट जो टाइप है दैट इज़ प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी शायद आपको बताया था, इसका मतलब होता है खिलौना। ठीक है, कोई ऑलरेडी आप एक सिस्टम आप बना के देना चाहते हो, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दूंगा, ये करेगा, ये करेगा, आप उसको विजुलाइज ही नहीं कर पा रहे, आप उसको देख ही नहीं पा रहे कि ये करेगा क्या एक्चुअल में। मतलब आपको क्लैरिटी ही नहीं आ रही कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम करेगा। हम बोल रहे हैं कॉलेज वालों को कि अगर आप ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करा लो तो आपको ये फ़ायदा होगा, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इस तरह की, और वो उसको समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या कह रहे हैं। तो उस केस में क्या करते हैं कि हम उनका एक आधा मेथड या बेसिस ऑन इनिशियल रिक्वायरमेंट, छोटी सी रिक्वायरमेंट के बेस पे हम उनको एक प्रोटोटाइप यानी कि उनको एक सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं, एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर एक या सिस्टम बना के दे देते हैं। तो अब क्या करते हैं, वो उस सिस्टम को यूज़ करना शुरू करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ इसमें कुछ हमें आउटपुट मिल रही है, अच्छी आउटपुट मिल रही है। तो वो क्या करेंगे, उसमें अभी आपको एक नई इन्फॉर्मेशन बोलेंगे कि मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट को रिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट को रिफ़ाइन, या आप कह सकते हो कि एडिशनल रिक्वायरमेंट्स वो आपको दे देंगे कि अच्छा ये अभी इतना काम कर रहा है, मुझे और ये वाले इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो आप मेरी रिक्वायरमेंट ये डाल दो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपने एक छोटा सा सिस्टम बना दिया पहले, उसमें आप मॉडिफिकेशन कर करके वो एक पूरा कंप्लीट सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोटोटाइप क्या है, आप स्टार्टिंग में ही बना लेते हो। ये तब बनाते हैं जब यूज़र को इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती, रिक्वायरमेंट अपनी क्लियर नहीं होती और वो फाइनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम को विजुलाइज ही नहीं कर पाता, वो देख ही नहीं पाता कि एक्चुअल में ये काम कैसे करेगा। अभी तो चलो हमें सभी लोगों को हमें सॉफ्टवेयर का आइडिया है, पर स्टार्टिंग में जब नए नए सॉफ्टवेयर ऐसे आए थे तो जब हम बोलते थे कि आप जीमेल से ईमेल कर दो, तो लोग पूछते थे कि ईमेल से डाटा कैसे चला जाता है। ठीक है, जब हम बोलते थे www इंटरनेट पे काम करो, अभी तो जैसे आप बोलते हो facebook.com, जब स्टार्टिंग में आए थे तो हम बोलते थे पूरा https www. अब www कोई बोलता ही नहीं क्योंकि उसके यूज़ टू हो गए। तो जब स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ आती है तो उसका हम एक प्रोटोटाइप जो है बना के दे देते हैं, जब उनको क्लियर ही नहीं है कि ये काम कैसे करेगा, तो उस केस में हम प्रोटोटाइप का जो है वो यूज़ करते हैं। सो आई होप दीज कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू। इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।